जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय 1605 से लेकर 1750 का जो समय है ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी घटनाएं भारत में घट रही हैं जो कि आने वाले समय की राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी बात कर रहा हूँ आपसे BHIC 112 की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री 1605 से लेकर 1750 की। इस वाली बुक में पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और दक्षिण भारत की राजनीति पूरी तरीके से पलटे खा रही है। मराठों का उदय हो रहा है और राजपूतों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। उधर फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश सब लोग भारत में आगमन करेंगे और लड़ाई झगड़े इसलिए होंगे सिर्फ और सिर्फ कि कौन भारत को लंबे समय तक अपने साम्राज्य में शामिल रखेगा। इसके बाद ब्रिटिश जीत जाएंगे और 1757 में होगा प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध। तो यहाँ तक ये वाली किताब जो है वो हमें बता रही है कि इस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। टोटल इस बुक में 18 चैप्टर होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो हमें ये बताएगा कि अगर हमें 1605 से लेकर 1750 तक के इतिहास को जानना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें इस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चैप्टर नंबर 1 हमें फारसी इतिहास के बारे में बताएगा, जहां हमें इस चैप्टर को पढ़कर ये पता चलेगा कि फारसी किस प्रकार से भारत के इतिहास में समा गई, किस प्रकार से ये उच्च वर्ग की एक भाषा बन गई। और अगर हमें 1605 से लेकर 1750 तक के इतिहास को जानना है तो हमें बहुत सारे फारसी स्रोतों का अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हम उस समय के इतिहास को सही से जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर दो देखो भाई, इसके सारे चैप्टर जो हैं वो लेंथी होने वाले हैं। ये किताब भी थोड़ी सी लेंथी है तो इसलिए लेक्चर लेंथी लेंथी रहेंगे। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहें ताकि हमें पता चलते रहें चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। तो देखो, जब हम 17वीं शताब्दी के इतिहास की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के इतिहास की बात करते हैं, देखो जब सेंचुरी की बात की जाती है तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैं बोलूँगा जोन सी भी सेंचुरी बोलूँगा उससे एक कम वाले सन चलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ 17वीं शताब्दी, तो सन कौन से होंगे? सन होंगे 1601 से लेकर 1699। जब मैं कहूँगा 18वीं शताब्दी तो सन कौन से होंगे? 1701 से लेकर 1799। मैं कहूँगा 10वीं शताब्दी तो सन कौन से होंगे? 901 से लेकर 999। मैं कहूँगा 8वीं शताब्दी सन कौन से होंगे? 701 से लेकर 799। यानी कि शताब्दी में जब मैं सन की बात करूँगा तो उसमें से आप एक घटा के समझ जाएंगे। तो जब हम 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का भारत देखते हैं तो फारसी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि फारसी किस प्रकार से भारत में समा गई। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत को फारसी भाषा जो है वो अधिक विकास हुआ इसका। बादशाह अकबर ने, देखिए कोई भाषा कब विकसित होती है, मेरी बात समझिए। कोई भाषा जब विकसित होती है जब उसे शासन द्वारा संरक्षण मिलता है। जैसे अगर भारत सरकार इस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दे तो आने वाले समय में 20-30 सालों में धीरे धीरे करके हिंदी ना पूरे भारत में फैल जाएगी। तो जब कोई शासक किसी भाषा को संरक्षण देता है तो पता क्या होता है? तो ये होता है कि जनता को भी उसे फॉलो करना पड़ता है, फिर किताबें भी उसी भाषा में छपने लग जाती हैं, साहित्य भी उसी भाषा में छपने लग जाते हैं। तो चीज़ों को पढ़ने के लिए वही भाषा जब हमें सामने होती है तो हमें वो भाषा सीखनी पड़ती है, जैसे कि आजकल के टाइम पे इंग्लिश हमें सीखनी पड़ती है। तो उस दौरान क्या हुआ? इसी प्रकार से फारसी को भी राज्य का संरक्षण मिला। अकबर के शासनकाल के दौरान खास तौर पर फारसी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के इतिहास की बात की जाए तो फारसी भाषा बहुत तेज गति से विकसित करेगी। उसका एक कारण रहेगा कि अकबर का जो शासन है, अकबर के शासनकाल में फारसी को उच्च दर्जा दिया जाएगा। फारसी में बड़े पैमाने पर अदब, अखलाक, साहित्य, दरबारी शिष्टाचार की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस किताब में लिखी जाएंगी। देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमारे सामने बहुत सारे शब्द आएंगे कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं और उसकी मैं आगे चर्चा भी करूँगा। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मेन मेन वर्ड होंगे वो इसके तुरंत ही बाद इस प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा ताकि वो शब्द आपको समझ में आए। जैसे अखलाक साहित्य क्या होता है, समझ गए? रेखता प्रणाली क्या है? तो ये सारे वर्ड्स मैं अलग से क्लियर करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो कह रहा है 17वीं 18वीं शताब्दी में फारसी का विकास क्यों हुआ? तो फारसी का विकास होने के 3 बड़े कारण थे, 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं थी जिसकी वजह से फारसी का विकास हुआ। सबसे पहली बात, मुगल साम्राज्य राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। जब मुगल साम्राज्य राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया, उसने अपने आप को स्थापित कर दिया, तो उसने विभिन्न राज्यों को अपने नियंत्रण में लेना स्थापित कर दिया। इधर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य ने अब फारसी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दी। तो ऐसे में जितने भी राज्य उसके नियंत्रण में आने लगे वहाँ पर जितने भी राज्य के कार्य हैं, जितने भी राज्य के आदेश हैं वो फारसी भाषा में दिए जाने लगे। जितने भी अभिलेख थे, जितने भी प्रशासनिक दस्तावेज थे, जितने भी संचार के साधन थे, समय फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। तो जिन राज्यों में फारसी की पहुंच नहीं थी उन राज्यों में भी फारसी पहुंच रखने लगी। तो पहली बात क्या करी? राज्यों का गठन, कि एक तरफ मुगल काल क्या होगा? मजबूत होगा। मुगल काल के मजबूत होने से अन्य राज्यों का जो है साम्राज्य वो मुगल साम्राज्य में मिल जाएगा। परिणाम ये रहेगा कि उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं, जितने भी अभिलेखी कार्य हैं, जितने भी लिखित कार्य हैं वो फारसी भाषा में होने लग जाएंगे। परिणाम स्वरूप फारसी अन्य राज्यों में फैलने लग जाएगी।
दूसरी बात ये थी, मुगल दरबार में जितने भी नैतिक मूल्य थे, जितने भी वहाँ की आचार संहिताएं थीं, जितने भी शिष्टाचार के नियम थे, ये इन सब की संस्कृति में फारसी संस्कृति का एक केंद्र था। उसका कारण ये था कि ये लोग चाहते थे कि उस समय जो फारसी संस्कृति है, जो ईरान की ये संस्कृति है, ये उच्च संस्कृति है, उच्च वर्ग की भाषा है। तो हम लोगों ने फारसी को इसलिए अडॉप्ट किया कि भैया हम भी ये दिखा सकें कि जिस प्रकार से ईरान एक मजबूत संस्कृति वाला देश है, उस प्रकार से हम भी एक मजबूत संस्कृति वाले देश हैं। इसलिए हम एक कॉपी करने के चक्कर में ना फारसी को यहाँ विकसित कर देंगे। कुछ भी हो, फारसी हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो जहाँ है भारत का, उसमें ये रम गई। तो मुगल, पहली बात क्या थी, मुगल साम्राज्य मजबूत हो रहा है, राजनीतिक रूप से बढ़ता जा रहा है, उसमें और राज्यों का गठन हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, प्रशासनिक भाषा बन जाएगी। दूसरी बात क्या है, क्यों फारसी का विकास हो रहा है, तो जो मुगल दरबार की संस्कृति है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो अभिजात्य वर्ग हैं, उन्होंने इस भाषा को अपनाया। इस प्रकार से फारसी एक अदब की भाषा बन गई। अदब का मतलब होता है हमारा आचरण क्या है लोगों के प्रति। अखलाक का मतलब होता है नैतिक साहित्य, जिसमें मोरल हो, जिसमें हमारे लिए एथिक्स हो कि हमें राज्य के प्रति कैसे व्यवहार करने हैं। ऐसे साहित्य को हम अखलाक साहित्य कहते हैं, जिसमें हमारे लिए नैतिकता के वर्णन हो कि इस पद पर रहते हुए हमें किस किस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है, इस पद पर रहते हुए हमें किस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है, एक देश के प्रति, माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है, ये सब हमारे नैतिक आचरण कहलाते हैं। इसी प्रकार के साहित्य को अखलाक साहित्य कहा जाता है। तो भारत और बाहरी दुनिया को से संबंध स्थापित करने के लिए भी फारसी को सेंट्रल में एक भाषा का दर्जा मिला। भारत के धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में फारसी साहित्य बहुत तेज गति से फैलने लगा। भारत की जो स्थानीय संस्कृति थी, भारत की जो देशी भाषाएं थीं, वो भी धीरे धीरे फारसी में मिलने लगी, क्योंकि फारसी संवेदनाओं में थी, फारसी कल्पनाओं में थी। जितनी भी कविताएं, जितनी भी शैलियाँ थीं, वो सारी फारसी में आ रही थी, जिसके परिणाम से बहुत बड़े पैमाने पर बहुभाषाविद हुए, ट्रांसलेटर हुए, देशी कवि थे, नौकरशाह थे, साहित्यकार थे। इन सब ने धीरे धीरे क्या करा, अपनी देशी शब्दों में फारसी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि आज भी हम जैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, तो हिंदी के वर्ड हमें लगता है, बट वो हिंदी के वर्ड होते नहीं हैं। वो क्या होते हैं, फारसी के वर्ड उसमें मिले हुए हैं, उर्दू के वर्ड मिले हुए हैं, इंग्लिश के भी कुछ वर्ड जो हैं इसमें मिले हुए हैं, फ्रेंच के भी कुछ वर्ड मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से फारसी ना मिश्रित संस्कृति की भाषा बनती चली गई। आगे बता रहा है, फारसी की बात की जाए तो इसे पर्शियन के नाम से भी जाना जाता है, और पर्शियन को ही फारसी के उपनाम से जाना जाता है। यानी कि जब मैं बोलूँ पर्शियन लैंग्वेज, चाहे मैं बोलूँ फारसी लैंग्वेज, बात एक ही है। तो आधुनिक समाजों में हम बात करें तो साहित्य की भाषा पर्शियन ही थी। यानी कि जितने भी आधुनिक साहित्य बनाए गए, जितने भी आधुनिक साहित्य लिखे गए, इन सब में लिखने की कौन सी भाषा यूज़ की जाती थी, पर्शियन। तो गैर अरब इस्लामी दुनिया के संपर्क के रूप में भी ये काम करती थी। यानी कि जो इस्लामिक कंट्री थी, इस्लामिक कंट्री में तो पर्शियन लैंग्वेज चली रही है, लेकिन जहाँ पर इस्लामिक कंट्रियाँ नहीं थी, वहाँ पर भी धीरे धीरे पर्शियन लैंग्वेज चलने लगी, संपर्क भाषा के रूप में, एक दूसरे से संपर्क साधने के रूप में। क्योंकि व्यापार करने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, और ऐसे में जिस बंदे से आपको व्यापार करना है उसकी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी भाषा थी जो मध्य एशिया, मध्य पूर्व के क्षेत्रों से जोड़ने वाली भाषा बन गई। धीरे धीरे भारत के धन और वैभव ने इस भूमि को दुनिया भर के लिए खोल दिया था, और दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने आ रहे थे। तो ऐसे में जब इस्लामी दुनिया यहाँ पर आई है, तो इसने फारसी को यहाँ की भाषा बना दी है। जैसे कि मार्शल हॉक्सन की एक किताब है, द वेंचर ऑफ इस्लाम, द इंस्पेक्शन ऑफ इस्लाम इन द मिडिल पीरियड्स, में पर्शियनिएट शब्द गढ़ा था। यानी कि यहाँ से एक वर्ड आया पर्शियनिएट। तो साहित्य स्तर पर जो ये फारसी भाषा उच्च है, इसी के लिए उन्होंने किस चीज़ का वर्ड यूज़ किया है, पर्शियनिएट का। तो हमें फारसी में जितनी भी प्रेरणाएं नजर आ रही हैं, साहित्यिक जितनी भी चीज़ें लिखी आ रही हैं, जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उस पूरे पूरे कल्चर को एक वर्ड दे दिया गया, पर्शियनिएट कल्चर। कि आप फारसी भाषा बोल रहे हो, फारसी के रूप से कपड़े पहन रहे हो, फारसी के रहन सहन है, तो ये क्या चीज़ कहला रही है, पर्शियनिएट। तो जब भी हम इस्लामी दुनिया की बात करेंगे, गैर इस्लामी दुनिया की बात करेंगे, सन 1600 से लेकर 1750 तक, तो उस दौरान हमें एक संस्कृति अलग से दिखाई देगी, जिसे विद्वानों ने नाम दे दिया पर्शियनिएट कल्चर। तो 1000 से लेकर यहाँ किताब लिखती है 1765 तक के बीच को बहुत सारे लोग पर्शियनिएट एरा कहते हैं, पर्शियनिएट युग कहते हैं। हालांकि ईरान और फारसी के बीच में अंतर को समझना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि केवल फारसी ईरान की ही भाषा है। भारत में बहुत सारे लोगों ने, वो भारतीय थे, भारत में ही पैदा हुए थे, और उन्होंने फारसी में साहित्य लिखे। तो ये नहीं कह सकते आप फारसी सिर्फ ईरान की ही भाषा रह गई, इसलिए किताब लिखते ही ईरानी और फारसी के बीच में अंतर को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं फारसी, तो फारसी ईरान की संस्कृति और फारसी संस्कृति से पहचाने वाली दुनिया दोनों को दर्शाती है। जब हम फारसी संस्कृति की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ईरान नहीं है, उसमें विश्व में जितने भी देश थे जहाँ जहाँ पर फारसी लोग थे, वो सब फारसी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है
कि भारत में एक बंदा था अमीर खुसरो, हम सभी जानते हैं अमीर खुसरो एक बहुत बड़े कवि थे, फारसी कवि थे, लेकिन ये ईरान के नहीं थे, ये तो एक भारतीय थे। इन्होंने अपना काव्य फारसी भाषा में लिखा था। तो जब हम फारसी साहित्य की बात करते हैं तो केवल ईरान के लिए नहीं होता, बल्कि एशिया के बहुत बड़े भाग में प्रचलित था, लेकिन ईरानी संस्कृति सिर्फ ईरान में ही प्रचलित थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये सीखा कि फारसी भारत में किस प्रकार से रम गई। तो फारसी के रमने का कारण ये था मुगल साम्राज्य का मजबूत होना, और मुगल काल में जितने भी साहित्यिक निर्माण हुए, साहित्य का निर्माण हुआ, किताबें जो लिखी गई, काव्य जो लिखे गए, ग्रंथ जो लिखे गए वो फारसी में लिखे गए। परिणामतः धीरे धीरे करके फारसी भारतीय उपमहाद्वीप में फैलती चली गई। तो अगर आपसे पूछा जाए फारसी का विकास भारत में कैसे हुआ, तो आई होप सो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। अब देखिए फारसी कैसे भारत में बढ़ती चली गई, यानी कि फारसी का क्षेत्र भारत में कैसे फैलता चला गया। अब देखो यहाँ से आप बहुत सारे शब्द सीखने वाले हो। फारसी में अगर मैं बोलूँ तारीख, तो तारीख का मतलब होता है इतिहास, तारीख का मतलब डेट नहीं होता है। तो भारत में फारसी में बहुत सारी विधाएं प्रचलित थी, यानी कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे इतिहास, इतिहास को क्या बोलेंगे, तारीख। संस्मरण, संस्मरण का मतलब क्या होता है, किसी की यादों में लिखा गया, आत्मकथाएं टाइप से, बायोग्राफी टाइप से। मालफुजात का मतलब होता है निर्देशात्मक साहित्य, कि आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रखे गए हैं, ठीक है, कि आपको इस टाइप से कार्य करना है, तो उसे क्या कहेंगे, मालफुजात। ऐसी तज़किरा, तज़किरा का मतलब होता है जीवनी संग्रह। ऐसी नसीहतनामा जिसमें सलाह दी गई है। वाकया, यानी कि दरबार में जितनी भी कार्रवाई होती है, दरबार में जितने भी काम होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है वो वाकया कहलाती है। अखबारात मतलब जो समाचार पत्र लिखे जाते हैं, रिपोर्ट लिखी जाती है, वो अखबारात होता है। दस्तूर अल अमल का मतलब क्या है, टैक्स के लिए जितने भी नियम होंगे वो दस्तूर अल अमल में लिखे जाएंगे। इंशा का मतलब क्या होता है, इंशा, तो इंशा का मतलब होता है जो जैसे राजा मंत्री एक दूसरे को जो पत्र लिखते थे, यानी कि जो राज्य के दस्तावेज होते थे, राज्य के जो पत्र होते थे, उसे इंशा लेखन कहा जाता है। ऐसी मनाकिब, मनाकिब का मतलब क्या है, स्तुति वर्णन, कि किसी की हम पूजा कर रहे हैं, उसके वर्णन कर रहे हैं किसी किताब में, तो मनाकिब है। फरहांग, फरहांग मतलब है कोश रचना, यानी कि डिक्शनरी। अदब का मतलब क्या है, ऐसे ग्रंथ जो शिक्षाप्रद हैं, जिसमें समाज के लिए शिक्षाएं रखी गई हैं। और अखलाक के बारे में मैंने बताया था, नैतिकता से संबंधित, यानी कि किसी बंदे का कोई पद है तो उसके लिए कौन कौन से आचरण होने चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे साहित्य लिखे गए। परिणाम ये हुआ आगे चलकर गज़ल, कसीदा, कसीदा का मतलब होता है गीति काव्य। इस तरीके से चीज़ें जब चलती गई, समाज में फैलती गई, तो इस प्रकार से फारसी का क्षेत्र लगातार बढ़ता चला गया। अकबर ने क्या करा, प्रशासन के हर एक स्तर पर आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी को बढ़ावा दिया। ऐसे में जाने माने कुछ ईरानी लोगों को भी अपने दरबार में इसने क्या करा, स्थान दिया, जैसे कि एक बंदे का नाम है फतुल्ला शिराजी। तो अकबर ने अपने दरबार में जब फतुल्ला शिराजी को स्थान दिया, तो उसने क्या करा, उसने मुगलों की जो राजस्व प्रणाली थी, यानी कि टैक्स सिस्टम था, प्रशासनिक कार्यालय थे, उनको व्यवस्थित करने में मदद करी। इवन इसने फारसी भाषा में कुछ चीज़ें लिखी भी, महत्वपूर्ण पदों पर इसने प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य भी किया। तो ऐसे में जब इस बंदे ने, जो कि इसका नाम क्या था, फतुल्ला शिराजी, तो इसने जो भी काम किया, इसने जितने भी दस्तावेज लिखे, जितने भी अभिलेख लिखे, जितने भी रिकॉर्ड्स लिखे, वो धीरे धीरे फारसी भाषा में लिखे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कायस्थ थे, लिपिक थे, खत्री थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, इन लोगों ने बहुत जल्दी ही फारसी को सीख लिया, क्योंकि इन्हें ये पता था कि आने वाले समय पर अगर आपको कार्य करना है तो फारसी को सीखना पड़ेगा। परिणाम ये हुआ कि ऊंचे ऊंचे पदों पर यही लोग धीरे धीरे शामिल हो गए। सीधी सी भाषा से देखो भाई, जिसने भाषा पर पकड़ स्थापित कर ली, उसे उच्च पद पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो भले ही से हम जातिवाद से जोड़ते थे, बट ऐसा है नहीं। आगे चलकर क्या हुआ, राजस्व के जितने भी पत्रकार थे, भूमि के पंजीकरण से संबंधित जितने भी नियम थे, ग्राम लेखाकार जो कि पटवारी था, सर्वेक्षक, याचिका लेखक, पत्र लेखन, इस सब में धीरे धीरे फारसी का प्रयोग होने लगा। परिणामतः क्या रहा, फारसी धीरे धीरे करके जन जन की भाषा बन गई। अब क्या हुआ, अगली बात थी, अगर फारसी आपको जनता को पढ़ानी है तो ही आप जनता में फैला सकते हो, कोई भी चीज़ शिक्षा के माध्यम से फैलाई जा सकती है। अब क्या हुआ, मदरसों में जो बच्चे पढ़ने आते थे उन्हें भी फारसी पढ़ाई जाने लगी। अंक गणित हो गई, माप तौल के नियम हो गए, ज्यामिति हो गई यानी कि ज्योमेट्री हो गई, घरेलू अर्थशास्त्र हो गए, चिकित्सा हो गई, ये सब चीज़ें फारसी भाषा में सिखाई जाने लगी। ऐसे में ये मान लीजिए जब पठन सामग्री स्कूलों में जो लैंग्वेज शुरू हो जाती है, तो ये मान के चलिए भाई साहब, उस लैंग्वेज को पढ़ने से अब कोई भी नहीं आपको रोक सकता, उस लैंग्वेज को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। 1654 में यानी कि 1654 में बादशाह औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भैया शाही घराने की शिक्षा लीजिए, फारसी की बात कीजिए, और अकबरनामा भी पढ़ लेना जब आपको फुर्सत मिले, ताकि आपको ये पता चल पाए कि फारसी की शुद्ध शैली कैसी है, ताकि आप लोगों से बातचीत करने के तौर तरीके सीख पाएँ। तो इस प्रकार से बच्चों को यह फारसी में प्रशिक्षण दिया जाने लगा, और इस प्रकार से ये फारसी फैली। क्वेश्चन इस चैप्टर से यही बनने वाला है कि भैया फारसी भारत में किस प्रकार से एक भाषा का रूप लेती गई, कैसे वो एक आधिकारिक भाषा से लोगों की राजभाषा बनती चली गई। इसके बाद लिपिकों के लेखन की बात की जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें लिखेंगे।
जिससे भी फारसी को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा एक किताब लिखी गई है चहार चमन, यानी कि चार बगीचे। तो अगर हम मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण की बात करें तो उनका जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में लाहौर में हुआ था, जो कि पंजाब में जगह थी उस समय। उन्हें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों बादशाह के यहाँ सेवा करने का अनुभव था। यानी कि देखिए कितना ज़बरदस्त बंदा था ये, कि इसने जहांगीर के शासनकाल में भी काम किया, शाहजहां के शासनकाल में भी, औरंगजेब के भी। ये एक राज्य सचिव था, फारसी कविता और गद्य लेखन लिखता था। देखिए दो प्रकार के लेखन होते हैं, एक गद्य लेखन होता है, एक पद्य। जब कविताओं में लिखते हैं तो पद्य कहलाता है, और जब एक कहानी टाइप से लिखते हैं तो गद्य कहलाता है। इनकी जो किताब है चहार चमन, ये मुगलों की सेवा करने के उनके व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर थी। इन्होंने सबके लिए एक नियम बना रखे थे। इस प्रकार की जो पुस्तक होती है इसे संस्मरण सलाह पुस्तक या फिर नसीहतनामा भी कहा जाता है, कि अगर आपको सचिव बनना है तो सचिव बनने के लिए आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये बात इस किताब में लिखी थी, किसमें, चहार चमन ने। तो चहार चमन एक किस प्रकार का साहित्य था, नसीहतनामा, क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए नसीहत लिखी थी, उन लोगों के लिए सलाह लिखी थी जो सचिव पद पर जाना चाहते थे। इसमें नैतिक व्यवहार भी लिखा हुआ था, रहस्यमय संवेदनाएं भी लिखी थी, शिष्टता और दक्षता के नियम भी लिखे थे, नैतिकता के नियम भी लिखे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी चंद्रभान की, तो इन्हें ब्राह्मण होने पर गर्व भी था। उन्होंने अपनी धार्मिक ब्राह्मणवादी पृष्ठभूमि को श्रेय भी दिया, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि भैया मैं इतने उच्च वर्ग से था इसलिए मैं फारसी को सीख भी पाया। शाहजहानाबाद और लाहौर के शहरों का इन्होंने वर्णन अपनी किताब में विशेष रूप से किया है, जहां लाहौर के लिए वर्ड यूज़ किया दार अल सलामत और शाहजहानाबाद के लिए दार अल हुकूमत। राज्य सेवा में शामिल होने की लिविक परिवारों के बीच में एक पुरानी परंपरा थी, यानी कि जितने भी राज्य सेवा में लिखने वाले बंदे आते थे ये एक पुरानी परंपरा से आते थे। जैसे मुंशी चंद्रभान ने अपने बेटे ख्वाजा तेजभान को प्रशिक्षित किया, तो जब वो प्रशिक्षित हो गया उनका बेटा, तो वो भी एक कुशल मुंशी के रूप में मुगल सेवा में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से एक नेपोटिज्म चल गया कि हाँ भाई पिता के बाद उसका बेटा, इस प्रकार से कुछ ही लोग पद पर रह गए। चंद्रभान का अपने पुत्र के नाम पर पत्र ये दिखाता भी कि उसकी किस प्रकार की इच्छाएं थीं। उन्होंने सलाह दी कि एक मुंशी को मुगल प्राणी के मानदंडों और अखलाक में प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। यानी कि अगर आप एक मुंशी बनना चाहते हो आपको पता होना चाहिए मुगलों का सिस्टम कैसा है, उसके नियम कानून कैसे हैं, और इसके अलावा अखलाक यानी कि नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ना सिर्फ ज्ञान का विस्तार होगा, इतिहास के बारे में पता चलेगा, और जितने भी दीवानी संबंधी कार्य हैं, मनस्वी संबंधी कार्य हैं, उसको समझने के लिए उससे संबंधित किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जो भी चीज़ बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी पड़ती है, ताकि आप उस फील्ड में अच्छे से कार्य कर सकें। बिल्कुल इसने भी यही सलाह दी अपने बेटे को। तो चहार चमन की बात की जाए तो चहार चमन के अलावा चंद्रभान की एक और किताब है जिसका नाम है मुंशात ए ब्राह्मण, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी की फारसी गद्य को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। ये लिपिक समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई। हिसार के एक व्यक्ति हैं बालकृष्ण ब्राह्मण, इनके उदाहरण से ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी शैली चंद्रभान की शैली से अनुकरण कर लिखी थी, यानी कि चहार बहार किताब पढ़कर ही, चंद्रभान की किताब पढ़कर ही इन्होंने ये चीज़ सीखी थी। तो लिपिकों की बात की जाए तो जो चंद्रभान ब्राह्मण है इनकी जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है और लोगों के लिए कुल मिलाकर बात ये है। आगे संस्मरण लिखे जाएंगे फारसी भाषा में। तो देखिए संस्मरण का मतलब मैंने अभी बताया आपको, ये अपनी आत्मकथा लिखने जैसी होती है। तो बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था, लेकिन जहांगीर के शासन काल में बनारसी दास को ये काम दिया गया कि भैया हमारी आत्मकथा आप देसी भाषा में लिखिए, फारसी के भाषा में लिखिए। तो जो बाबरनामा लिखा गया वो तो तुर्की भाषा में लिखा गया, लेकिन जो जहांगीर नामा लिखा गया बनारसी दास द्वारा ये फारसी भाषा में लिखा गया। तो जहांगीर नामा किताब की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर नामा या फिर इसे तुजुक ए जहांगीरी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संस्मरण शैली में लिखा गया है, आत्मकथा शैली में लिखा गया है, जहां पर सम्राट जहांगीर अपने परदादा बाबर द्वारा निर्धारित साहित्य परंपरा का अनुपालन करेंगे। क्योंकि बाबर ने अपनी बाबरनामा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी लिखी थी। जहांगीर ने 1622 तक स्वयं इस पुस्तक की रचना करी। फिर मुताबत खान जो कि उसके दरबारी इतिहासकार थे उनसे कहा कि भैया इस किताब का वर्णन कर दो, यानी कि जहांगीरनामा खुद उन्होंने लिखी। आगे देखिए, आगे यह है कि सम्राट जहांगीर की अगर बात की जाए तो 1622 तक स्वयं उन्होंने इस पुस्तक की रचना करी। और फिर एक बंदा था मुताबत खान, उसे कहा कि इस इतिहासकार को कि इसका वर्णन करो। तो मुताबत खान ने 1624 तक सम्राट जहांगीर के सहयोग से जहांगीरनामा को आगे लिखा, और जहां वृत्तांत अचानक से खत्म हो जाएगा। 13 संस्करण होंगे इसमें भैया। जहांगीरनामा फारसी की सरल लेकिन धारा प्रवाह शैली है। इसमें तुर्क, हिंदुस्तानी और कश्मीरी शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। समय के हिसाब से वार्षिक वृत्तांत लिखा गया कि हर साल 10 साल क्या क्या चीज़ें होती गई, यानी कि ईयर वाइज इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। जहांगीर की सुंदर रूप से चित्रित प्रतियां विश्व के विभिन्न भागों में इसके लिए भेजी भी गई। एक और किताब है पातशाहनामा। शाहजहां ने मोहम्मद अमीन कजविनी को एक दरबारी इतिहासकार लिखने का कार्य सौंपा।
यानी कि शाहजहां के दरबार में एक बंदा था अमीन काजविनी। तो अमीन काजविनी को एक काम सौंपा, भैया तू पाशानामा लिख। तो शाहजहां के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का जो था 1627 से लेकर 1637, इस 10 वर्षों का क्या क्या चीज़ें हुई ये पाशानामा में आपको मिल जाएगी, जिसमें लाहौर, शाहजहानाबाद का निर्माण, वास्तुकला, किले और दिल्ली के बाजारों का वर्णन बड़ी खूबसूरती से पाशानामा में किया है। आगे नामा परंपरा का लेखन शुरू होगा औरंगजेब के शासनकाल में। तो औरंगजेब ने शुरुआत में एक बंदे को रखा जिसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, और इसे एक काम दिया कि भैया आपको एक किताब लिखनी है आलमगीर नामा। तो आलमगीर नामा इसने किताब शुरू करी, लेकिन आगे चलकर ना औरंगजेब ने ये लिखने विखने का काम ना खत्म करवा दिया। औरंगजेब ने अपने शासन के काल के 10वें वर्ष में इतिहास लेखन की परियोजना को रोक दिया। तो उसका कारण ये था क्योंकि ना वित्तीय हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। तो औरंगजेब ने वो फालतू की सारी प्रथाएं खत्म कर दी, जिससे पैसा बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होता था। तो इसने क्या करा, इसने एक नया आदेश दिया कि आप एक नई किताब लिखो अरबी में, फतवा ए आलमगिरी। तो फतवा ए आलमगिरी में इस्लामी कानूनों को लिखने की बात की गई थी कि किस हिसाब से राज्य चलना चाहिए। तो इतिहासकार जादूनाथ ये तर्क देते हैं कि इतिहास लेखन बहुत महंगी परियोजना थी और औरंगजेब के टाइम पे वित्तीय व्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो वित्तीय व्यवस्था को सही करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी, जिसमें से एक ये भी था इतिहास लेखन। औरंगजेब का पुत्र जब बहादुर शाह आएगा, तो बहादुर शाह का एक वजीर है जिसका नाम है इनायतुल्ला खां। तो इसके अनुरोध पर एक बंदा आएगा साकी मुस्तैद खान, जो कि शासनकाल के इतिहास को पूरा करेगा और एक किताब लिखेगा मासिर ए आलमगिरी, जिसे 2 भागों में बांटा जाएगा। तो आलमगीर नामा एक छोटा संस्करण था जिसमें औरंगजेब के शासनकाल के सिर्फ पहले 10 वर्षों के बारे में लिखा था, लेकिन आगे चलकर जो अन्य किताबें लिखी जिससे हमें औरंगजेब के शासनकाल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलती है। ऐसी एक और किताब है दाबिस्तान ए मजाहिब। तो दाबिस्तान ए मजाहिब जो है ये धर्मों की किताब है। इसमें क्या है, इसे एक अज्ञात लेखक द्वारा संकलित किया गया था। इसमें धर्म के बारे में लिखा गया है, जिसे आगे चलकर मोहम्मद मोहसिन फ़ानी, मिर्ज़ा जुल्फ़िकार बेग, कैफिस्क्रो, इफ़ान दयार जैसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। पुस्तक उस समय के भारत में जो धर्म चल रहे थे उनके बारे में बताती है। ये 12 तालियों या 12 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 5 अध्याय पारसी धर्म से रिलेटेड हैं। आगे चलकर हिंदू धर्म और अन्य भारतीय संप्रदाय, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के बारे में भी इस किताब में हमें पता चलता है। कौन सी किताब है? दाबिस्तान ए मजाहिब। शेष 7 जो अध्याय हैं इसमें इस्लाम और उनके संप्रदायों के बारे में बताया गया, यानी कि 5 अध्यायों में हिंदू, पारसी और अन्य धर्मों के बारे में बताई गई है, ईसाई धर्म के बारे में बताई गई है, और बाद के 7 में मुसलमानों के बारे में यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया है। आगे शब्दकोश की बात की जा रही है, फारसी शब्दकोश की। तो गराइब अल लुघाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें शब्दकोश के बारे में बताया जा रहा है। इसकी रचना अब्दुल वसी हसवी ने की थी, जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हांसी शहर में एक शिक्षक थे और उस समय के बहुत बड़े चिंतक थे। गराइब अल लुघाट की सही तारीख इतिहासकारों को हालांकि पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि 1730 के आसपास इसकी रचना की गई थी। तो गराइब अल लुघाट भारतीय शब्दों का एक रिकॉर्ड है जिसमें फारसी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, और जो आसपास की बोली में शब्द बोले जाते थे वो सब गराइब अल लुघाट में हैं। तो गराइब अल लुघाट का शब्दकोश एक ऐसे शब्दकोशों की श्रृंखला का हिस्सा था जो कि हमें 7वीं 18वीं शताब्दी में फरंग ए जहांगीरी, फरंग ए सूरी, फरंग ए रशीदी आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए शब्दकोशों से हमें पता चलता है कि उस समय किस किस टाइप के शब्द प्रचलन में थे और उनकी जो भाषा थी वो किस किस टाइप से थी। तो गराइब उल लुघाट की अगर बात की जाए तो इसका एक और उदाहरण है कि इसके जो लेखक हैं अब्दुल वसी हंसवी उस मंडली का हिस्सा नहीं थे जो शाही दरबारों में संरक्षण प्राप्त था, यानी कि जिसने शब्दकोश लिखा है वही बंदा दरबार में नहीं था, क्योंकि वो तो एक शिक्षक था, वो तो फारसी सीखने और सिखाने पर जोर देता था। तो उसने जो ये किताब लिखी वो किसी राज्य के संरक्षण में नहीं लिखी है, क्योंकि वो अपने आप में एक बुद्धिजीवी था। तो अब तक हमने चैप्टर में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि फारसी भारत की आधिकारिक भाषा कैसे बन गई, उसमें किन किन लोगों का योगदान था और किन किन साहित्यों का योगदान था। जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, फारसी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मुगल नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा बताइए। दूसरा, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान जो लिखित ग्रंथ हैं, जो फारसी पुस्तकें हैं, उनसे हमें फारसी के बारे में क्या क्या पता चलता है, या फिर फारसी इतिहास से हमें 1605 से लेकर 1750 यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में क्या पता चलता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चैप्टर की बात किया है तो चैप्टर आगे अभी और भी बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के भाग 2 में पढ़ेंगे कि मुगल दरबार से आगे किस प्रकार से फारसी अन्य क्षेत्रों में फैलने लगी। फिर हम ये पढ़ेंगे उर्दू का उदय कैसे हुआ। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लगातार रखिए ताकि हमें ये पता चल पाए
कि चैप्टर कहाँ तक आपको समझ में आया है। शब्द कुछ इसमें कठिन है, लेकिन आप एक बार सुनने के बाद जब आप किताब को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।